हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे पीडीएस प्रणाली। और पीडीएस प्रणाली से पहले हम जानेंगे कि एफसीआई क्या है और एफसीआई किस प्रकार पीडीएस प्रणाली का संचालन करता है, उसकी किस प्रकार सहायता करता है एफसीआई। इससे जो पीडीएस प्रणाली है, इससे आईएएस मेंस 2019 और 22 में प्रश्न आए हैं और पीटी 2019 में प्रश्न आया है। जो मेंस में प्रश्न आया है वो ये था, 2019 का जो प्रश्न था वो ये था कि अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। और जो मेंस 2022 का प्रश्न था वो ये था कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है। तो हम यही पढ़ेंगे आज। एफसीआई पीडीएस प्रणाली क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है, इसके लिए सरकार ने कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए हैं, आगे की राह क्या है, और इसका थोड़ा सा जो पार्ट बचेगा पीडीएस प्रणाली का जो विकास क्रम है और ई रूपी बाउचर, ये हम वन नेशन वन राशन कार्ड इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखेंगे। उसके बाद फिर एमएसपी पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत जो फूड सिक्योरिटी लक्षित वर्ग को दी जाती है, उस खाद्यान्न का अधिग्रहण, परिवहन, भंडारण कौन करता है? एफसीआई। अर्थात जितने भी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उनको चलाने के लिए, उनके संचालन के लिए जो खाद्यान्न से संबंधित उनका अधिग्रहण, परिवहन, वो क्या करता है? एफसीआई करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। तो हम जानते हैं एफसीआई सबसे पहले क्या है। ठीक है, एफसीआई की स्थापना एफसीआई अधिनियम 1964 के तहत 1965 में की जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह एक सांविधिक निकाय है। अच्छा, सांविधिक निकाय क्या होती है? सांविधिक निकाय ऐसे निकाय जिनका निर्माण संसद ने किया हो, अर्थात इनका प्रत्यक्ष वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी ये संविधान के जो आदर्श हैं उनको पूरा करते हैं, उन्हें सांविधिक निकाय बोलते हैं। ठीक है, तो एफसीआई क्या करता है, उसके मुख्य कार्य क्या हुए? एफसीआई किसानों से अनाजों का अधिग्रहण करता है एमएसपी मूल्य तथा वसूली कीमत पर। दूसरा, एफसीआई देश भर में भंडार गृहों का निर्माण करता है। तीसरा, एफसीआई बफर स्टॉक का संचालन करता है। अब हम जानते हैं एमएसपी क्या है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह मूल्य जिस पर एफसीआई किसानों से अनाजों का अधिग्रहण करता है। इसका निर्धारण फसल बुआई से पहले हो जाता है। मतलब सरकार पहले अनाउंस कर देती है कि जब ये फसल उगेगी, खरीफ और रबी की फसलें, ठीक है, तो इनमें एमएसपी दिया जाता है। तो जब सरकार पहले से घोषणा कर देती है कि जब फसल उगेगी तो वो किस कीमत पर उनको अधिग्रहित करेगी। ठीक है, तो वसूली कीमत क्या होती है? कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार ने सपोज घोषणा की थी कि जब गेहूं का हम अधिग्रहण करेंगे, चावल का अधिग्रहण करेंगे, तो हम 25 रुपए पर केजी करेंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट में सरकार ने जो एमएसपी की घोषणा की उससे ज्यादा है मार्केट प्राइस। मार्केट में 30 रुपए पर केजी जा रहा है गेहूं और चावल, तो किसान क्यों बेचेंगे सरकार को? किसान मार्केट में बेचेंगे। तो फिर सरकार क्या करती है, अपने जो एमएसपी जो मूल्य था उसमें सुधार करते हुए नए मूल्य की घोषणा करती है, जिसको वसूली कीमत बोलते हैं। अर्थात वसूली कीमत जो होती है वो एमएसपी के बराबर होगी या तो उससे ज्यादा होगी, उससे कम नहीं हो सकती। वर्तमान में जो मूल्य चल रहा है उसमें सुधार करते हुए सरकार जो अधिग्रहण करती है किसानों से, वो वसूली कीमत होती है। ओवरऑल ये है कि एमएसपी जिस पर सरकार किसानों से अनाजों का अधिग्रहण करती है, और वसूली कीमत जब मार्केट प्राइस अधिक होता है एमएसपी प्राइस से बहुत ज्यादा, तो सरकार क्या करती है, अपने मूल्य में सुधार करती है और पुनः जो अधिग्रहण करती है उसे वसूली कीमत बोलते हैं। ठीक है, एफसीआई में हमने एक वर्ड यूज किया था, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? ये एक तरह का बचत होता है, खाद्यान्न सेविंग होता है। जैसे हम सेविंग रखते हैं भविष्य में जरूरत के लिए, वैसे ही खाद्य को बचा के रखना। तो ये खाद्यान्न को किसी आकस्मिक परिस्थितियां जैसे बाढ़, सूखा, अकाल इत्यादि जैसी परिस्थितियों के लिए खाद्यान्न की जो सेविंग होती है, स्टॉक होता है, उसको हम बफर स्टॉक बोलते हैं। जैसे कोरोना महामारी आई थी, ऐसी परिस्थितियों के लिए तो बफर स्टॉक का जो संचालन होता है वो एफसीआई करता है, तथा इसका जो निर्धारण होता है वो आर्थिक मामलों की संसदीय समिति करती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, सीसीईए। और इसका जो हेड होता है आर्थिक मामलों की संसदीय समिति, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो कैसे होता है, जैसे सॉरी जैसे किसान है और एफसीआई ने क्या किया, किसान से अधिग्रहण कर लिया अनाज का, उसका परिवहन करके उसका भंडारण करता है। अब जो भंडारण है वो भंडारण दो तरीके से यूज होगा। एक कल्याणकारी कार्यक्रम जो वर्तमान में चल रही होती हैं पीडीएस प्रणाली के माध्यम से, जैसे एनएफएस कार्यक्रम हो गया या अंत्योदय अन्न योजना या मिड डे मील योजना। ठीक है, तो वो जो भंडारण है एफसीआई ने जो परिवहन करके भंडारण किया, तो एक कल्याणकारी कार्यक्रमों में प्रयोग हो रहा है, और दूसरा जो अधिशेष बच गया वो बफर स्टॉक के रूप में। और बफर स्टॉक में दो प्रकार से रिजर्व होता है, एक कार्यकारी रिजर्व जिसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिजर्व, और एक होता है रणनीतिक रिजर्व, स्ट्रैटेजिक रिजर्व। तो कार्यकारी रणनीतिक रिजर्व क्या होता है कि इसमें जो रिजर्व होता है
पहली बात तो ये कि बफर स्टॉक में गेहूं और चावल बस का बफर स्टॉक किया जाता है, ठीक है। तो जो रणनीतिक रिजर्व होता है उसमें जो खाद्यान्न है 5 MMT खाद्यान्न का रिजर्व किया जाता है, मिलीमीट्रिक टन, जिसमें 3 MMT चावल का और 2 MMT गेहूं का रिजर्व किया जाता है। इसके बाद जो बचता है वो कार्यशील रिजर्व के रूप में होता है। आप ऐसे देखिए, और सबसे पहले यूज कैसे किसे किया जाता है, कार्यशील रिजर्व को। किसी भी परिस्थिति में सबसे पहले कार्यशील रिजर्व का उपयोग किया जाता है। आप ऐसे समझिए जैसे आपके पास कैश में संपत्ति है और एक जमीन है, ठीक है। तो जब आप प्रॉब्लम में होंगे, किसी परेशानी में होते, सबसे पहले आप किसका उपयोग करेंगे, जो कैश में होगा उसका उपयोग करेंगे, उस धन का। संपत्ति या जमीन को तुरंत तो बेच नहीं देंगे। तो ऐसे ही स्ट्रैटेजिक रिजर्व और ऑपरेशनल रिजर्व में इतना ही अंतर है। जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व होता है वो फिक्स्ड अमाउंट में रखा जाता है और ये पहले नहीं यूज किया जाता, पहले कार्यशील रिजर्व यूज किया जाता है। तो हमने देखा बफर स्टॉक क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। अब बफर स्टॉक के फायदे क्या हैं। पहला तो ये लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है आकस्मिक परिस्थिति में, जैसे हमने जाना। दूसरा, इसका सबसे प्रमुख जो उद्देश्य लाभ है वो इसका लाभ है कि जो मार्केट में गेहूं और चावल का जो मूल्य है उसको अप्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रित करना। अप्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रित मतलब जैसे कि बाजार में गेहूं और चावल का रेट बहुत महंगा है, ठीक है। जो बिचौलिए थे या जो काला बाजारी हुई, और फिर लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि मार्केट में अब कोई चीज़ मार्केट में कम होती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, अगर सप्लाई कम होती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो अगर अनुपलब्ध है गेहूं और चावल, पर्याप्त मात्रा में मार्केट में उपलब्ध नहीं है और वो चाहते हैं अपनी मनमानी रेट लगाते हैं बेचने वाला व्यापारी, तो क्या होगा, सरकार ये विकल्प देती है कि वो सरकार के पास से जो लक्षित वर्ग है वो सरकार के पास से खरीद ले। इस तरीके से कोई भी मनमानी नहीं कर पाता। इस तरीके से अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार देखे तो गेहूं और चावल का जो मूल्य है उसको नियंत्रित करती है, ठीक है। तो हमने देखा बफर स्टॉक बहुत उसके उद्देश्य बहुत लाभ है, लेकिन जो मुख्य लाभ है वो मेन दो यही है कि लोगों को फूड सिक्योरिटी देता है आकस्मिक परिस्थितियों में, और बाजार में जो गेहूं और चावल का जो मूल्य है उसको अप्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं है कि बफर स्टॉक की अपनी चुनौतियां नहीं है, बफर स्टॉक की भी अपनी चुनौती है। जैसे पहली चुनौती तो ये है कि देश भर में पर्याप्त भंडार गृहों का अभाव है। दूसरी ये कि बफर स्टॉक में जो अनाज होता है वो एक समय के बाद सड़ने लगता है। तो सरकार ने क्या किया, 2015 में अपनी जो नियमावली है उसमें सुधार करती है और सरकार ने नियम बनाती है कि जो FCI है वो बफर स्टॉक में रखे अनाज का मार्केट में विक्रय कर सकती है, देश में और विदेश में। देश में उन क्षेत्रों में जहां गेहूं और चावल का उत्पादन कम होता है तो वहां के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए। और ये जो नीलामी होगी वो ई-नीलामी होगी। जैसे हम गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें कहाँ से कैसे पता चलता है कि वैकेंसी आई हैं, गवर्नमेंट की अपनी एक साइट है, वैसे ही यहाँ पे खाद्यान्न का जो नीलामी होती है जो FCI करता है वो ई-नीलामी, मतलब उसका अपना पोर्टल है अपनी साइट से जिसके माध्यम से वो खाद्यान्न की नीलामी करती है, और ये सरकार ने FCI को अनुमति दी है। ये हम अभी देख रहे थे कि जो FCI है उसके जो मुख्य कार्य हैं, जैसे कि किसानों से MSP मूल्य तथा वसूली कीमत पे अनाजों का अधिग्रहण करना, भंडार गृहों का निर्माण करना और बफर स्टॉक का संचालन करना। हम उसके तहत हम जान रहे हैं कि MSP क्या है और बफर स्टॉक क्या है। आगे हम फिर से FCI के बारे में और डिटेल से जानते हैं कि जो FCI है इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है इसके अधिग्रहण में, इसके संचालन में, बफर स्टॉक में, तो सरकार ने इसकी पुनर्संरचना के लिए एक समिति का गठन किया, शांता कुमार समिति 2014 में। और इस समिति ने 3 सुझाव दिए। पहला ये, उसने कहा कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो किसानों से MSP पे अधिग्रहण स्वयं ना करके संबंधित राज्य को ये सौंप दे जहां पे पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध है। पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध है उन राज्यों को सौंप दे। मतलब कहने का, जो शांता कुमार समिति थी इसका कहने का मतलब ये था कि जैसे सरकार देश के विभिन्न राज्यों से अनाजों का संग्रहण करती है और कोई एक विशेष स्थान, सपोज दिल्ली, एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वहां पे क्या करती है, खाद्यान्न का संग्रहण करती है। अब विभिन्न राज्यों से जो एक जगह पर्टिकुलर स्थान पे सिर्फ आधारभूत संरचना का निर्माण वहीं पर स्टोर कर रही है, तो क्या होगा, वहां से श्रम लागत, ढुलाई लागत, परिवहन लागत, बहुत प्रकार के खर्च बढ़ जाएंगे, लागत और बढ़ जाएगी। तो सरकार को क्या चाहिए कि राज्य, जहां जिन राज्यों में सुविधाएं हैं इनकी, तो वो राज्य स्वयं MSP से किसानों का अधिग्रहण करे, केंद्र प्रत्यक्ष ना करे, राज्यों को यह अधिकार दे दे। और दूसरा, शांता कुमार समिति ये सुझाव देती है कि देश भर में पर्याप्त शीत भंडार गृहों का निर्माण करे ताकि अनाजों को संरक्षित रखा जा सके और इनके जो सड़ता है उसको रोका जा सके। तीसरा, इसने बोला कि जो PDS प्रणाली है उसको कंप्यूटरीकृत किया जाए, डिजिटलाइजेशन किया जाए इस फील्ड में। समझते हैं कि जो FCI है उसका आर्थिक लागत क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या इसका पड़ता है। ये जो अनाजों का अधिग्रहण से लेकर वितरण तक की जो प्रक्रिया है, इसमें FCI को कितना खर्च बैठता है, इसका क्या लागत पड़ता है, वो उसका संपूर्ण मूल्य FCI का आर्थिक लागत कहलाता है। इसमें 3 घटक शामिल होते हैं। पहला, खरीद मूल्य, प्रोक्योरमेंट प्राइस। दूसरा, खरीद लागत, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। और तीसरा, वितरण लागत, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब हम तीनों टर्म्स को समझते हैं कि ये क्या है। खरीद मूल्य क्या होता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस, यह वह मूल्य होता है जिस पर FCI किसानों से अनाजों का अधिग्रहण करता है, किसानों से अनाजों को खरीदता है, इसको बोलते हैं खरीद मूल्य। तो खरीद लागत क्या है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट क्या है,
यह वह मूल्य है जिस पे एफसीआई जो अनाज का अधिग्रहण कर चुका है उसके पश्चात उसकी जो श्रम लागत है, ढुलाई लागत है, परिवहन लागत है, भंडारण लागत है, ये जितने प्रकार का जो लागत है ये उसका खरीद लागत कहलाता है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कहलाता है। और वितरण लागत क्या होता है? जो अनाज का जो वितरण है, खरीद है, परिवहन है, इसमें जो नुकसान होता है उसको बोलते हैं वितरण लागत। तो इस प्रकार हम देखें कि एफसीआई का जो कुल आर्थिक लागत है वो क्या हुआ? खरीद मूल्य प्लस खरीद लागत प्लस वितरण लागत, ये एफसीआई का आर्थिक लागत होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि पीडीएस है क्या। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली। यह सरकार का एक लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है जिसमें सरकार राशन की दुकानों से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं, वो खाद्य हो या गैर खाद्य की वस्तुएं उपलब्ध कराती है। खाद्य वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, मोटा अनाज इत्यादि, और गैर खाद्य जैसे कैरोसिन पहले मिलता था, अभी हालांकि वर्तमान में बंद है, और इससे पहले जो 1965 का समय था तब राशन की दुकानों से कोटा से कपड़े भी मिलते थे, कोटा की जैसे साड़ियां। तो खाद्य और गैर खाद्य की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको उपलब्ध कराती है। और इसमें सरकार क्या करती है? गरीबों को एक तरह का गरीबों को एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है, अर्थात बाजार में जो बढ़ती कीमतें होती है खाद्य वस्तुओं की, उससे गरीबों को संरक्षण देती है, उससे गरीबों को सुरक्षा देती है। पीडीएस प्रणाली का जो उद्देश्य है वो क्या हुआ? पहला, गरीबों को या लक्षित वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। और तीसरा, बाजार में खाद्य वस्तुओं की जो बढ़ती कीमतें हैं उसको नियंत्रित करने का भी कार्य करती है पीडीएस प्रणाली। इस प्रणाली समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पे अपने नियम और कानून बनाते हैं। तो पीडीएस प्रणाली जो है वो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित होता है। सीआई भी इसी मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। अच्छा, राशन की जो दुकान होती है जिसके माध्यम से पीडीएस खाद्य सुरक्षा देती है, लक्षित वर्ग तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाती है, अनाज उपलब्ध कराती है, वो राशन की दुकानों को उचित मूल्य की दुकान भी कहा जाता है। उचित मूल्य की दुकान, फेयर प्राइस शॉप। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। तो इसमें केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो हमने देखा कि किसानों से अनाजों का अधिग्रहण करना, उसका परिवहन करना और उसका भंडारण करना। अब राज्य सरकार की क्या भूमिका है? जो भंडारण, जो केंद्र बिंदु है वहां से सीआईपी मूल्य पर अनाज का अधिग्रहण करना। सीआईपी मूल्य सेंट्रल इशू प्राइस, केंद्रीय निर्गत मूल्य, अर्थात वह मूल्य जिस पर राज्य केंद्र से अनाज का अधिग्रहण करता है, और इसका निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार। और इस जो मूल्य है सीआईपी, ये परिवर्तित हो सकता है समय समय पर। जैसे पहले अनाज 3-2-1 यानी 3 रुपए पर केजी चावल था, 2 रुपए पर केजी गेहूं था और 1 रुपए पर केजी मोटा अनाज था, लेकिन वर्तमान में मुफ्त में है। तो इसका निर्धारण, सीआईपी का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। तो राज्य की भूमिका क्या है? सीआईपी मूल्य पे अनाज का अधिग्रहण करती है, जो लक्षित वर्ग है उसकी पहचान करती है, राशन कार्ड वितरित करती है, राशन की दुकानों में पुनर्वेक्षक को नियुक्त करती है। इस तरह राज्य और केंद्र के अपने अपने दायित्व इसमें बढ़ जाते हैं, यानी दोनों मिलकर इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो राज्य सरकार होती है वो खाद्य सब्सिडी मूल्य पर जो लक्षित वर्ग है उसको खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। तो खाद्य सब्सिडी क्या हुई? जो एफसीआई का जो आर्थिक लागत है उसमें से जब हम सीआईपी को निकाल देते हैं, सेंट्रल इशू प्राइस को निकाल देते हैं। जैसे मार्केट में गेहूं का मूल्य 27 रुपए था और जो सीआईपी है वो 2 रुपए है, ठीक है, किसी चीज का। तो 27 रुपए और 2 रुपए, 27 रुपए में जब हम 2 रुपए हटा देंगे तो कितना बचेगा? 25 रुपए। तो ये 25 रुपए जो बच रहा है ये खाद्य सब्सिडी है, यानी सरकार जो सीआईपी मूल्य पे अनाज को राज्य को दे रही है, जो राज्य सीआईपी मूल्य पे केंद्र से अनाज ले रहा है और उसी मूल्य पे वो जनता को वितरित कर रहा है। यानी सीआईपी मूल्य अगर एफसीआई के लागत मूल्य से हटा दिया जाए और वो जो बाद में जो सब्सिडी बचती है वो खाद्य सब्सिडी होती है। तो खाद्य सब्सिडी इक्वल टू आर्थिक लागत माइनस सीआईपी। अगर हम एक छोटे से बड़े की ओर जाएं कि कौन सा मूल्य सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे कम किसका मूल्य होता है? सीआईपी। फिर उससे बड़ा एमएसपी होता है, एमएसपी से बड़ा हमारा वसूली कीमत होती है और वसूली कीमत से बड़ा हमारा होता है आर्थिक लागत। सीआईपी, एमएसपी, वसूली कीमत, आर्थिक लागत। आपको पता है सरकार जितने भी प्रकार की सब्सिडी देती है उनमें से 85% सब्सिडी इन 3 चीजों में जाती है। कौन? फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल, ट्रिपल एफ। सरकार जो खाद्य में सब्सिडी देती है वो 50 से 55% होती है, और फर्टिलाइजर में 20 से 25% की सब्सिडी, और फ्यूल में 10 से 15% की सब्सिडी। इस प्रकार सरकार जितने भी प्रकार की सब्सिडी देती है उनमें ये 3 प्रकार की जो सब्सिडी होती हैं उनमें सबसे ज्यादा सरकार का पैसा जाता है। सबसे ज्यादा ही 3 प्रकार की सब्सिडी होती हैं, जो 85% है सब प्रकार की सब्सिडी का। ऐसा तो है नहीं कि पीडीएस प्रणाली जो संचालित हो रही है उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, उसमें कोई कमी नहीं हुई होगी। उसमें कमियां जो हैं उन कमियों को दूर करने के लिए, उन कमियों को उजागर करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसे बोला गया न्यायमूर्ति बाधवा समिति। ये पीडीएस प्रणाली की चुनौतियां बता रहा है। पहला, बाधवा समिति ने बताया
कि जो राशन कार्ड है, फर्जी राशन कार्ड की समस्या इसमें है। दूसरा, राशन कार्ड आसानी से नहीं बनता, अर्थात स्थायी पता का अगर अभाव है तो संबंधित जो अधिकारी है, जो प्रमाण पत्र निर्गत करने की योग्यता रखता है, उसके बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहां भी घूस लगता है। तो पहला तो है कि फर्जी राशन कार्ड की समस्या। दूसरा, स्थायी पता न होने के कारण राशन कार्ड बनवाने की समस्या। तीसरा, इन्होंने बताया कि गुणवत्तापूर्ण अनाज ही नहीं मिलता। और चौथा, इन्होंने बताया कि जो भ्रष्टाचार है यहाँ पे वो संस्थागत भ्रष्टाचार है, मतलब कोटेदार, ट्रांसपोर्टर और व्यापारी तीनों मिलकर, तीनों का अपना अपना कमीशन बटा हुआ है, तीनों मिलकर एक संस्थागत भ्रष्टाचार करते हैं। चौथा, मतलब यहाँ इतना ज्यादा रिसाव है कि एनएसएसओ की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि यहाँ जो आने वाला कैरोसिन है उसका 35% कालाबाजारी में, उसका 35% उसका कालाबाजारी हो जाता है। और कैग की रिपोर्ट बताती है कि भंडार गृहों का उचित निर्माण न होने का अनाज बर्बाद हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो न्यायमूर्ति बाधवा समिति थी उसने कितनी सारी कमियां उजागर की पीडीएस प्रणाली में। तो अब इसमें सुधार करेगी सरकार। तो देखते हैं कौन कौन सी सरकार ने सुधार के कदम उठाए। प्रणाली में सरकार द्वारा जो उठाए गए कदम है, यही आईएएस मेंस 2019 का प्रश्न था। तो सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए? पहला, सरकार ने क्या किया कि जो राशन कार्ड है उनको आधार कार्ड से लिंक करवाया। दूसरा, जितनी भी राशन की दुकान, लगभग 88% राशन की दुकानों में ई पॉस मशीन की स्थापना हो चुकी है, मतलब बायोमेट्रिक की व्यवस्था कर दी है सरकार ने। तीसरा, सरकार ने क्या किया कि जो परिवहन के लिए जो गाड़ी या वाहनों का जो यूज होता था, प्रयोग होता था, उसमें जीपीएस की व्यवस्था कर दी। अर्थात जब वो वाहन अनाज का परिवहन करेगा, वो कहां कहां गया, कितनी देर कहां रुका, उसको सरकार ट्रैक कर सकती है। तो परिवहन में जीपीएस की व्यवस्था की। चौथा, जो सबसे अहम, तीसरा जो अहम किया कि ऑनलाइन डिपो योजना की शुरुआत कर दी। यहाँ पे जितने भी राशन की जो दुकान है उसको एफसीआई से जोड़ा गया। चौथा, पांचवा जो इन्होंने किया कि 2001 में पीडीएस प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने क्या किया कि मेरा राशन ऐप की शुरुआत की। अर्थात अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है या गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रहा है, तो किसी भी तरह की राशन से जो संबंधित समस्या है, तो आप मेरा राशन ऐप पे जाकर अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट, सरकार ने क्या किया कि 2022 में पूरे भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की शुरुआत की, वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत की। और असम इससे जुड़ने वाला अभी आखिरी राज्य था। सरकार द्वारा वर्ष 2018 में पीडीएस आईएम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत ये तीनों व्यवस्थाएं की गई थी। यानी राशन कार्ड का जो डिजिटलीकरण था, डिजी लॉकर की व्यवस्था करना, दूसरा राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना और राशन की दुकानों को कंप्यूटराइजेशन, ये पीडीएस आईएम के तहत किया गया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, एकीकृत प्रबंधन के तहत किया गया था। तो नेक्स्ट सरकार ने जो किया व्यवस्था, वो क्या की कि सरकार जो है वो क्या चाहती है कि पीडीएस में जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसको लागू करना चाहती है। और ये जो केंद्र शासित जो प्रदेश है उनमें काफी हद तक इसकी शुरुआत कर दी है और सरकार चाहती है कि इसको देशव्यापी किया जाए। तो हमने देखा कि जो पीडीएस की चुनौतियां थी क्या है और सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें जानेंगे ई रुपये वाउचर क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है और जो पीडीएस है उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।